हाँ तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने वात्य भट्टी से पहले वाला टॉपिक पढ़ लिया था, वर्जन वगैरह, फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन पढ़ा था पोलर परक्रम तक। अब अगला पॉइंट है वात्य भट्टी। देखो वात्य भट्टी में अपने को मोस्ट चीजें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि वात्य भट्टी का उपयोग क्या है। तो वात्य भट्टी जो होती है, इस वात्य भट्टी में जो Fe2O3 होता है आयरन का ऑक्साइड, आयरन का अयस्क, उसका अपचयन करवाया जाता है किसकी सहायता से, कार्बन की सहायता से, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रगलन। ये अपने को ध्यान रखना कि वात्य भट्टी जो होती है, उस वात्य भट्टी का काम क्या होता है, जो आयरन के जो ऑक्साइड है, आयरन के जो अयस्क है, उन आयरन के अयस्कों का अपचयन करवाया जाता है कार्बन की सहायता से। और जब भी कार्बन की सहायता से अपचयन करवाओगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रगलन। दूसरी बात कि वात्य भट्टी जो होती है, उस वात्य भट्टी में जो Fe2O3 होता है, उस Fe2O3 में पाई जाती है SiO2 की शुद्धि। किसकी? SiO2 की शुद्धि पाई जाती है। और इस SiO2 की शुद्धि को दूर करने के लिए CaO, ठीक है, गालक का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड गालक का। ये ध्यान रखना। वात्य जो आयरन होता है ना, आयरन के ऑक्साइड में SiO2 की तो होती है अशुद्धि, और कैल्शियम ऑक्साइड वहां पर किसके लिए, किस रूप में काम में लिया जाता है, गालक के रूप में। तो ये SiO2 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके CaSiO3 बना लेता है धातुमल, CaSiO3 धातुमल। तो तीन क्वेश्चन हो गए कि आयरन में किस प्रकार की शुद्धि होती है, SiO2, वात्य भट्टी में गालक कौन सा होता है, CaO, और धातुमल क्या होता है, CaSiO3। क्या होता है, CaSiO3। जबकि जो कॉपर पायराइट होता है ना, उसमें अशुद्धि होती है किसकी, FeO की। किसकी होती है, FeO की। FeO की तो अशुद्धि होती है, वहां गालक लेते हैं SiO2। क्या लेते हैं, SiO2। और FeSiO3 ये वहां धातुमल बनता है, ये वहां पर क्या बनता है, धातुमल। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, जो वात्य भट्टी होती है, उस वात्य भट्टी से तुरंत जो अपने को लोहा प्राप्त होता है, उस लोहे को कहते हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन। क्या कहते हैं, कच्चा लोहा या पिग आयरन, जिसमें कार्बन सर्वाधिक होता है 4%, है ना। इसमें कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है 4%। क्या बोला मैंने, वात्य भट्टी से तुरंत प्राप्त लोहे को हम कहते हैं कच्चा लोहा या पिग आयरन, जिसमें कार्बन होता है 4% सबसे ज्यादा। इस कच्चे लोहे को ठंडा करने पर, इस कच्चे लोहे को ठंडा करने पर प्राप्त होता है डलवा लोहा। कौन सा लोहा, डलवा लोहा, जिसमें कार्बन होता है 3%। कितना होता है, 3%। और अगला अपना लोहा है पिटवा लोहा। एक होता है पिटवा लोहा, और यह लोहे का शुद्धतम रूप होता है। सबसे शुद्धतम जो लोहा होता है ना, वो कौन सा होता है, पिटवा लोहा, जिसमें कार्बन होता है 0.2 से 0.5%। कितना होता है, 0.2 से 0.5% होता है। अगला पॉइंट अपना बेसमरीकरण, ठीक है। बेसमरीकरण का उपयोग क्या है, बेसमरीकरण में क्या किया जाता है, इसमें Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड और Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड का क्या किया जाता है, स्वतः अपचयन होता है। बेसमरीकरण जो पात्र होता है, उस बेसमरीकरण पात्र में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का क्या किया जाता है, स्वतः अपचयन करवाया जाता है। दूसरी बात, यह जो प्रक्रिया है वो कॉपर पायराइट CuFeS2 से कॉपर प्राप्त करने के दौरान कराते हैं। क्या, बेसमरीकरण। बेसमरीकरण प्रक्रिया जो है ना, वो कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त कराने के दौरान बीच में करवाई जाती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि बेसमरीकरण का जो आंतरिक स्तर होता है वो SiO2 का बना होता है। किसका, SiO2 का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो बेसमरीकरण में दो चीजें हो गई। एक तो ये कि इसमें होता क्या है, बेसमरीकरण में कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का स्वतः अपचयन करवाया जाता है। दूसरी बात ये कि बेसमरीकरण का आंतरिक स्तर किसका बना होता है, SiO2 का बना होता है। अब देखो बेसमरीकरण में क्या होता है, बेसमरीकरण में क्या होता है, सबसे पहले ये FeS जो है वो O2 के साथ मिलकर के बनाएगा FeO प्लस SO2, ठीक है। अब ये जो FeO है, ये जो FeO है वो इस SiO2 से क्रिया करेगा। किससे, SiO2 से। FeO SiO2 से क्रिया करता है और बना लेता है FeSiO3, FeSiO3। अब ध्यान देना है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रक्रिया हो रही है वो कहां हो रही है, बेसमरीकरण में, है ना, बेसमरीकरण में हो रही है। और ये जो बेसमरीकरण है वो प्रक्रिया कब काम में आती है, जब हम कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त करते हैं, कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त करते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, ये वाला जो
मेथड है वो कॉपर पाइराइटिस से कॉपर प्राप्त करने के दौरान काम में आता है। अब इसमें ये जो FeO है वो तो होती है शुद्धि, ये शुद्धि होती है किसमें, कॉपर के एस्क में, कॉपर पाइराइटिस। ये प्रक्रम कॉपर पाइराइटिस का चल रहा। आपसे क्वेश्चन करें तो कॉपर पाइराइटिस में शुद्धि क्या होती है, तो FeO होती है। कौन सी होती है, FeO। और यहाँ जो SiO2 है वो कॉपर पाइराइटिस में गालक की तरह काम में आता है। किसकी तरह, गालक की तरह। और ये जो FeSiO3 है वो होता है धातुमल, ध्यान रखना, धातुमल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर के एस्क में धातुमल FeSiO3, जबकि आयरन में अलग होता है। अभी मैंने लिखा था ना CaSiO3, आयरन में वो वाला होता है। कॉपर में शुद्धि होती है FeO की, जबकि आयरन में होती है SiO2 की। कॉपर में गालक होता है CO और SiO2, जबकि उसमें आयरन में होता है CO। तो ये तीनों चीजें अपने को याद रखनी। तो सबसे पहले FeSO2 के साथ मिलकर के बनाएगा FeO + SO2। अब ये जो FeO है वो SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3 बना लेगा, जो धातुमल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगला क्या होता है, जो Cu2 है वो O2 के Cu2S है वो O2 के साथ मिलकर के बनाता है Cu2O प्लस बाहर निकल जाती है SO2। अब ये जो Cu2O है वो खुद Cu2S के साथ मिलकर के बनाता है Cu + SO2। इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम पद, बेसमरीकरण का अंतिम पद। ये बेसमरीकरण का क्या है, अंतिम पद, या बोल दो जो कॉपर पाइराइटिस से कॉपर प्राप्त करने का जो अंतिम पद है वो भी यही है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है अंतिम पद कौन सा है, ये वाला पूछता है। Cu2 + Cu2S = Cu + SO2। और इस प्रकार अपने को कॉपर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो बेसमरीकरण से जो कॉपर प्राप्त होता है वो फफोलेदार होता है। कैसा होता है, फफोलेदार। क्वेश्चन पूछेगा कि बेसमरीकरण से जो कॉपर प्राप्त होता है वो फफोलेदार होता है। क्यों, क्योंकि इस बेसमरीकरण से जो कॉपर प्राप्त होता है उस कॉपर में क्या होती है, SO2 गैस होती है। यहाँ SO2 गैस भी तो निकल रही है, तो जो कॉपर प्राप्त होगा उसमें से SO2 गैस निकलती जाएगी, और उस SO2 गैस के निकलने के कारण ही कॉपर जो है वो कैसा हो जाता है, फफोलेदार हो जाता है। कैसा हो जाता है, फफोलेदार। तो बेसमरीकरण से फफोलेदार कॉपर क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उस दौरान क्या निकलती है, SO2 गैस निकलती है, इसलिए जो कॉपर है वो कैसा प्राप्त होता है अपने को, फफोलेदार। ठीक है।